दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। इसका पार्ट 1 पहले की वीडियो में दे चुके हैं, जहां पर हमने इसके 6 टाइप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके जो 3 टाइप्स हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और एक्सपीरियंशियलिज्म साइकोलॉजी। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावाद अप्रोच के बारे में देखेंगे, एक्सपीरियंशियलिज्म अनुभववाद इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। तो यहाँ पे देखेंगे आप द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के जो की थेयरिस्ट हैं, यानी जिन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें रचनावाद में, उनके नाम है जॉन डेवी, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और जेरॉम ब्रूनर। इन्होंने अपना योगदान दिए हैं। तो चलिए इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, रचनावाद है क्या और इसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई 1930 से 1940 के लगभग में रचनावाद की शुरुआत हुई है। और इसकी जो प्राप्ति है, मतलब इसको पूरे मतलब इसे महत्व कब दिया गया है, 1970 से 80 के दशक में इसे पुनरुत्थान का आनंद लिया, इसे फिर से बनाया गया और इसमें फिर से इसे बनाकर इसमें सही चीज़ें डाली गई। और इसके अनुसार, रचनावाद के अनुसार, विद्यार्थी एक क्या होता है, खाली स्लेट होता है, जो कि खाली स्लेट के रूप में व्यवहारवादी धारणा एक विशेषज्ञ से वस्तुनिष्ठ जानकारी के अधिग्रहण के रूप में सीखने की संज्ञानात्मक धारणा दोनों को चुनौती देता है। रचनात्मक में ये है कि जैसे बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो पूरी खाली स्लेट होता है और इस खाली स्लेट में उसके व्यवहार के हिसाब से जो भी चीज़ें वो अपनी इन्वायरमेंट में जो भी देखता है उसे कैच करता है। और यही सारी जो संज्ञानात्मक चीज़ें हैं, ये जो धारणा है उसकी, इसे चुनौती देता है कि बच्चा खाली स्लेट के हिसाब से आया है, बट वो इन्वायरमेंट से सारी चीज़ें सीखता है और इसी के बेस पे ये रचनावाद डिपेंडेंट है। आगे की तरफ देखेंगे कि इस विचारधारा का सुझाव है कि शिक्षार्थी की अपनी दुनिया की व्याख्या करके और अपनी सोच को पुनर्गठित करके अपनी स्वयं की व्यक्तिपरक जानकारी बनाते हैं। यानी कि बच्चे फिर अपने आप को अपनी एक दुनिया बनाते हैं, ठीक है, और रचना करते हैं अपनी दुनिया की, और उस हिसाब से वे अपनी जानकारी बनाते हैं। रचनावादी सिद्धांत में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है। यानी कि यहाँ पे बच्चा मेन होगा, उसकी जो भी रचनाएं होंगी उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वह वहाँ पे ज़्यादा मेन होगी और इसे ही केंद्रित माना जाएगा, जिसमें शिक्षक छात्र के सीखने के स्रोत के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर बच्चा अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक्शन करेगा, बट टीचर यहाँ पे ऐसा काम करेगा कि वो सिर्फ बच्चों को गाइड करेगा, ना कि उस पर अपनी विचार थोपेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पुराने और नए ज्ञान के बीच में बातचीत के माध्यम से होने वाली बौद्धिक विकास, यानी जो चीज़ पुरानी हो गई और उसके बाद जो नई चीज़ आएगी, ठीक है, इसके बीच में जो भी इनका बौद्धिक विकास होता है उसे पियाजे ने उत्पन्न रचनावाद ज्ञान अधिग्रहण को एक शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान पर निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पियाजे ऐसा देखते हैं कि बच्चे ने आज क्या सीखा है, उसका एक नई सिचुएशन में वो जो भी इस्तेमाल करते हैं, अपने यहाँ के सीखे गए जो भी बौद्धिक उसने, जो भी बुद्धिमत्ता उसने यहाँ पे यूज़ की है, उसका वे आगे के आने वाले चीज़ों में उसी बुद्धि को कैसे यूज़ करते हैं, उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। उसे ही रचनावाद इन्होंने कहा है कि जो भी वे बच्चे करके सीखते हैं उसे आने वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं और उसी से एक नई प्रक्रिया शुरू करते हैं या नए चीज़ों के बारे में जानते हैं। और प्रमुख सिद्धांत, इसके की प्रिंसिपल्स हैं। रचनावादी इस बात से सहमत है कि शिक्षार्थी इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि बच्चा सिर्फ बैठ के सारी चीज़ें सुनता नहीं है, बच्चा जब अपने
आप कोई चीज़ अगर करता है तो वहाँ पे वह अपना ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कोई चीज़ करता है अपने आप से ही मन में उसके क्वेश्चंस आते हैं या खुद से वो क्वेश्चन करता है और उसी के हिसाब से वह अपने सीखने की और अपने ज्ञान प्राप्ति को खुद ही ज्ञान अपने आप से कोशिश करके चीज़ें सीखता है। और यह कि पहले से मौजूद ज्ञान उसके सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो भी एक्सपीरियंस उसने पहले लिया है वो एक्सपीरियंस उसे नई चीज़ों को करने में मदद करता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी उसका पुराना ज्ञान था वो उसे सीखने में, नए ज्ञान को सीखने में पुराने ज्ञान उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि रचनावाद के दो अलग अलग पहलुओं का उल्लेख दिया है। यहाँ पे अलग अलग उल्लेख दिया है कैसे कि यहाँ पे बच्चा पहले अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से करके सीख रहा है और जैसे ही वह नए इन्वायरमेंट में नए चीज़ों की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर भी वे अपने पास्ट में जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है उसका उपयोग वो नए चीज़ों को करने में इस्तेमाल करेगा। यही दो पहलू दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सामाजिक रचनावाद सामाजिक संदर्भ पर वाइगोस्की के जोर से जुड़ा यह मानता है कि छात्र खोज की प्रक्रिया के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यहाँ पे सामाजिक रचना की जब बात आती है तो यहाँ पे वाइगोस्की का नाम आता है और वाइगोस्की यह मानते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे जब अपनी खोज की प्रक्रिया के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। बच्चों की आदत होती है, आप देखेंगे कि जब वो किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों को हाथ लगा के टच करके सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अगर उनके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए तो वे कंप्यूटर के बटन दबाएंगे, कहीं से शुरू करने की कोशिश करेंगे, कहीं से उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, माउस उठाएंगे। मतलब बच्चे अपने ही खोज की प्रक्रिया के हिसाब से, अपने स्वाभाविक नेचर के हिसाब से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जबकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संज्ञानात्मक सिद्धांत एक शिक्षार्थी को एक निष्क्रिय ग्रहण करने के लिए कम करते हैं। तो 20वीं सदी में क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करके, बच्चों को काम देकर या बच्चों के सामने कोई सिचुएशन रखकर उन्हें सिखाने पे वैल्यू दिया गया है। उन्हें निष्क्रिय सिर्फ बैठकर और सुनने पर वैल्यू नहीं दिया गया है। सामाजिक रचनावाद का मानना है कि शिक्षार्थी अपने पर्यावरण के बारे में सक्रिय रूप से परिकल्पना करते हैं और सामाजिक वार्ता के माध्यम से इन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। सामाजिक रचनावाद का ये कहना है कि जब विद्यार्थी अपने पर्यावरण के बारे में सक्रिय रूप से परिकल्पना करते हैं, यानी कि वे कुछ सोचते हैं, मतलब अगर कोई जैसे बारिश आ रही है, ठीक है, तो बारिश के बारे में बच्चे ये सोचते हैं कि बारिश आ कहाँ से रही है, बारिश हो क्यों रही है, इसके बारे में वो एक अपने दिमाग में कल्पना बना लेते हैं और सामाजिक वार्ता के माध्यम से इन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। और जो भी उन्हें बताया जाता है समाज द्वारा, किसी रिश्तेदार द्वारा जो भी उन्हें बताया जाता है उसके हिसाब से उस चीज़ को वे परीक्षण करते हैं। अपने जो भी इमेजिनेशन वे करते हैं उसके हिसाब से, और जो उन्हें बताया जाता है उसके हिसाब से वे अपनी एक परिकल्पना बना लेते हैं। यानी कि नई सिचुएशन में बच्चे अपनी परिकल्पनाओं का इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को या अपनी परिकल्पनाओं का, सामाजिक द्वारा दिए गए परिकल्पनाओं का इस्तेमाल करके ज्ञान अर्जित करते हैं। संज्ञानात्मक रचनावाद इस बात से सहमत है कि शिक्षार्थी जानकारी प्राप्त करने के बजाय निर्माण करते हैं, लेकिन यह ज्ञान निर्माण में शामिल संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में रुचि रखता है। कि देखिए, जब बच्चा किसी संज्ञान मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझना, ठीक है, जब बच्चा रचना करने के बाद इस चीज़ को समझता है, यानी कि बनाने के बाद या करके देखने के बाद अगर बच्चा कोई चीज़ को समझ रहा है तो ये इस बात से सहमत है कि शिक्षार्थी अपने लिए जानकारी प्राप्त करता है, करने के बजाय निर्माण करते हैं। अपने आप के लिए जो भी जानकारी चाहिए उसके बजाय वे उस जानकारी का निर्माण करते हैं, लेकिन यह ज्ञान निर्माण में शामिल। लेकिन जब बच्चे ज्ञान निर्माण में इस चीज़ को शामिल करते हैं तो संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में रुचि रखता है, यानी कि करके देखने में रुचि रखता है। जब बच्चे कोई भी काम को करके देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और करके देखने में ही बल देते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, तो इसे समझने का
एक सबसे अच्छा तरीका माना गया है और जिसमें बच्चे रुचि लेकर करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, पियाजे के अनुसार करते हुए संज्ञानात्मक रचनावाद उम्र आधारित विकासात्मक सीखने के चरणों को स्वीकार करता है। अब देखिए, पियाजे के हिसाब से और संज्ञानात्मक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचना यानी कि समझने के लिए किसी भी चीज़ की रचना करना या अपने ज्ञान को प्राप्त करने या किसी चीज़ को समझने के लिए ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है, करके देखना उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से, तो उस चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो इसे फिर उम्र आधारित विकासात्मक सीखने के चरणों में स्वीकार करते हैं कि एक के बाद एक, जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हर चरण में, हर स्टेज में बच्चों के अंदर विकास होता जाता है और उनके अंदर चेंजेस आते जाते हैं। एक शिक्षार्थी के अपनी दुनिया के अनुभवात्मक रूप से सूचित मानसिक मॉडल के विस्तार, आत्मसात और आवास प्रक्रिया के माध्यम से रूप में व्यक्त करता है। यानी हर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण किस आधार पर करता है कि उसकी जो भी दुनिया होती है उसके अनुभव में, ठीक है, उसकी जो भी दुनिया उसने देखी है उसके हिसाब से वो जो भी काम करता था, जो भी ज्ञान निर्माण करता था, उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर उसकी मानसिक मॉडल एक विस्तार बन जाता है, ठीक है। बच्चे के अंदर वही चीज़ दिमाग में रह जाती है जिसकी वजह से बच्चा इस चीज़ को ग्रहण करना, आत्मसात करना और उसी चीज़ के माध्यम से प्रक्रिया करना सीख जाता है और इसी चीज़ को वह व्यक्त करता है जब वह नई सिचुएशन में जाता है या नए चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो अपने पुराने अनुभव को सोचता है कि उसने एक स्टेज में, जैसे कि उसका ये आवाज़ है और ये उसकी एक दुनिया है जहाँ से उसने सारी चीज़ें सीखी हैं और इसी के बेस पे, इसी अनुभव के बेस पे जब वो नई जगह जाता है तो वहाँ पर भी वो उसी तरह की ज्ञान निर्माण की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, आवेदन पत्र। रचनावाद आज कई शिक्षकों द्वारा नियोजित पाठ योजना पद्धतियों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए रचनावादी प्रभाव प्रश्न या समस्या प्रस्तुत करने के सामान्य शिक्षण अभ्यास को आकार देता है और फिर छात्रों को अपने तरीके से उत्तर देने और हल करने के लिए आमंत्रित करता है। यानी टीचर्स जब अपना पाठ का निर्माण करते हैं, यानी अपना जो लेसन प्लान है, टीचर्स जब बनाते हैं उस लेसन प्लान को, तो उस लेसन प्लान को इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसमें रचनावाद आए, जिसमें बच्चा, जैसे एक एक स्टेज बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उनका विकास भी बढ़ता है। तो हर वक्त बच्चे छोटे से 3 साल 4 साल के बच्चों की तरह हर चीज़ को करके तो नहीं देखेंगे। 5th या 6th का बच्चा हर चीज़ को करके नहीं देखेगा, कुछ चीज़ें उन्हें ओरली पढ़ानी पड़ेंगी। तब उन्हें इस टाइम पर बच्चों को क्वेश्चन देने होंगे, ऐसे क्वेश्चन देने होंगे कि जिससे वे अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दे सकें, ठीक है। और उन्हें यह कहा जाए कि आप अपने अनुभव के आधार पे आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करें। तो उस समय ही इस यहाँ पर रचनावाद का उपयोग किया गया है और टीचर्स को रचनावाद अपने लेसन प्लान में यूज़ करना है ताकि बच्चों की जो स्वयं निर्माण, जो ज्ञान के स्वयं निर्माण की जो बात की है उसे वे अच्छी तरीके से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लोकप्रिय कक्षा अभ्यासों में भी रचनावाद स्पष्ट है। जैसे छात्रों से अपने स्वयं के प्रश्न बनाना, कई दृष्टिकोणों से बुद्धिमत्ता शैलियों का स्वागत करना और एक सहयोगी शिक्षण उपकरण के रूप में समूह कार्य उपयोग करना। तो जैसे कि ये बहुत ही लोकप्रिय कक्षा है जहाँ पे बच्चों को रचनावाद का अभ्यास दिया जाता है कि जैसे कि बच्चे अपने स्वयं के प्रश्न निर्माण करें। जैसे कि अगर बच्चों को पूरा पाठ पढ़ने के लिए कहा गया और इसी पूरे पाठ से आप खुद के 5 से 6 क्वेश्चन बनाइए, अगर ऐसा कहा गया तो ये रचनावाद में आता है। उसके बाद बच्चों के अंदर जो भी अगर बच्चों को एक टारगेट दे दिया जाए या कोई योजना दे दी जाए और उसमें कहा जाए कि आप अपने विचार प्रकट करें या आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें, तो वहाँ पे बच्चे अगर जो भी एक आइडियाज़ देते हैं उसका स्वागत करें। ये भी एक रचनावाद है कि बच्चा अपने अनुभव से एक नई चीज़ को देकर नया एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम रचनावाद कहेंगे। और इस चीज़ को, इस बुद्धिमत्ता शैलियों को हमें स्वागत करना चाहिए एज अ टीचर। और एक सहयोगी शिक्षण उपकरण के रूप में एक रचनावाद को एक सहयोगी उपकरण मानना चाहिए, क्योंकि यही एक उपकरण है जहाँ से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रखते हैं या ज्ञान अर्जन में उन्हें मज़ा आता है। और बच्चों को आप समूह कार्य दे दीजिए,
ठीक है। जब हम बच्चों को समूह कार्य देते हैं तो बच्चे वहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की रचनावादी सीखते हैं, देखते हैं और खुद का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी उपयोगी हैं रचनावाद में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, एक्सपेरिएंशियलिज्म। यहाँ पे अनुभववाद की बात हो रही है। यहाँ पे डेविड ए कॉल्ब और कार्ल रॉजर ये महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसके बारे में बताए हैं एक्सपीरियंस अनुभववाद के बारे में। तो देखेंगे इस विचारधारा का उदय 1970 में रचनावाद और सामाजिक शिक्षण सिद्धांतों के शिक्षार्थी केंद्रित और अंतःक्रियात्मक फोकस के प्रभाव से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है कि जो रचनावाद, हमने अभी तक बात की रचनावाद की, कि बच्चे जब करके सीखते हैं या अपने अनुभव के आधार पे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसी के आधार पे शिक्षार्थी केंद्रित और बच्चों के अंदर की जो क्रियाएं हैं, उनके जो भी टैलेंट है, उस पर फोकस करके एक्सपीरियंशियलिज्म का निर्माण हुआ है, अनुभववाद का निर्माण हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और ये 1970 के दशक में हुआ था। प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत सार्थक दैनिक अनुभव को एक शिक्षार्थी के ज्ञान और समझ को बढ़ाने के साथ साथ उनके व्यवहार को बदलने में सबसे केंद्रीय कारक के रूप में पहचानते हैं। तो इसे देखते हैं कि आप जैसे बच्चे दैनिक कार्य में जो भी अनुभव ले रहे हैं या जो भी अनुभव करते हैं हर दिन, ठीक है, उसके हिसाब से बच्चे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समझ में जैसे बढ़ोतरी होती है, उसके साथ साथ उनके व्यवहार में भी कुछ बदलाव होता है। बच्चों के एज के हिसाब से स्टेजेस होते हैं और उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है। तो इस बदलने में सबसे केंद्रीय कारक के रूप में पहचाने जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे अनुभववादी सिद्धांतकार कार्ल रॉजर शिक्षा के अनुभवात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे सीखने की मानव की स्वाभाविक इच्छा के साथ काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ल रॉजर इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है अनुभव से जो चीज़ हम सीखते हैं उसे महत्व दिया है, क्योंकि उन्हें पता है मानव की एक स्वाभाविक इच्छा होती है जिसके साथ हम काम करते हैं। ठीक है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उसी के बेसिस पे हम अपने काम को करते हैं। तो इसी पर उन्होंने फोकस किया है। रोजर्स का मानना है कि जब मनुष्य सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनके सीखने और जानकारी को बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। लेकिन जब मनुष्य सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, अगर उन्हें कोई भी काम ज़बरदस्ती से दिया जाए तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वे उसमें रुचि नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई काम अंदर से आ रहा है या उन्हें ज्ञान निर्माण की या हम उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसी वाली जो फीलिंग आती है बच्चों के अंदर या किसी इंसान के अंदर, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंसानों का, तो जब वे उसमें इस क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनके अंदर सीखना बहुत ही स्पीड तरीके से होता है और उनके अंदर की जो सीखने के बाद जो भी जानकारी उन्हें मिलती है ये लंबे समय तक उनके ज़िंदगी में रहती है। और यही एक तरीका है कि बच्चों को एक्सपीरियंस या अनुभव के द्वारा उन्हें सिखाया जाए। इस पर कार्ल रॉजर ने काम किया है। अनुभववादी डेविड ए कॉल्ब इस सीखने की प्रक्रिया में 4 चरणों की पहचान करते हैं। तो देखिए ए कॉल्ब इन्होंने भी सहयोग किया है अनुभवात्मक सिद्धांत पर, ठीक है, अनुभववादी सिद्धांत पर। और डेविड ए कॉल्ब इन्होंने यानी कार्ल रॉजर और डेविड ए कॉल्ब इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की है, इस चीज़ पर फोकस किया है कि अनुभव से सीखा जाए। अनुभव को डेविड ए कॉल्ब ने 4 चरण दिए हैं जिसे हम इस आधार पर पहचानेंगे। अनुभव को अवशोषित और प्रतिबिंबित करने का अनुभव, यानी कि जो भी आपका अनुभव है उसे लेना, ठीक है, फिर उसी अनुभव को नए जगह पर इस्तेमाल करना, नए परेशानियों को सॉल्व करने में उसे मदद करना। अनुभव की अवधारणा, अब जब आप एक अनुभव ले लिए, उसे दूसरी जगह पर इस्तेमाल किए, वहाँ पर उस चीज़ का काम आ गया, तो आप उसे पूरी तरीके से याद कर लेंगे कि हाँ इस चीज़ को इस तरीके से किया जाता है, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, अवधारणा यानी वो पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में। और अन्य स्थितियों में अवधारणाओं का परीक्षण करना, फिर जब वो पक्का हो गया तो उसे आप
अन्य स्थितियों में उसे जांच करके देखेंगे कि ये कहाँ तक सही है और सारी चीज़ों में या हर एक सिचुएशन में इसे लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप परीक्षण करेंगे। एज अ छोटे बच्चे ऐसा परीक्षण करेंगे। ये चक्रीय चरण है जो एक सतत फीडबैक लूप के रूप में कार्य करता है। ये चक्रीय चरण है, ठीक है। तो ये एक के बाद एक ऐसे काम करता है, जो बदले में शिक्षार्थियों को कौशल में सुधार करने और नए या हाल के ज्ञान को लागू करने में अनुमति देता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ऐसा चक्र है जहाँ पे बच्चे अपने कौशल को सुधारते हैं और अपनी नई जो सिचुएशन आती है उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने पास्ट के या जो बीते हुए अनुभव हैं उसे इस्तेमाल करते हैं और इसी चीज़ को अनुभववादी अनुमति देता है, ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुभव को पहले लेना है, उसे नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, उसे पक्का हो जाता है जब वो ज्ञान, तो उसे और जांचना है नई सिचुएशन में कि इसे कहाँ कहाँ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पर डेविड ए कॉल्ब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिए हैं और ये एक चक्रीय चरण है जिसमें कि हमेशा कार्य करते हैं, जो कि शिक्षार्थियों को अपने कौशल के अंदर सुधार करने का मौका देता है और ज्ञान को लागू करने का, लंबे समय तक उसे दिमाग में रखने का, ध्यान में रखना है और इस चीज़ को अनुमति देते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मुख्य सिद्धांत सभी उपदेशात्मक दृष्टिकोणों को खारिज करते हुए अनुभववाद का तर्क है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। मुख्य सिद्धांत इसका यही है कि उपदेशात्मक दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। उपदेशात्मक मतलब कि सिर्फ उपदेश देना, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इस चीज़ को पूरी तरीके से वे खारिज करते हैं। अनुभववाद का तर्क है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे ज्ञान प्रदान नहीं करता, यानी कि दो शब्द अगर किसी से बोल दिए जाएं या बहुत देर तक भाषण दिया जाए तो इससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। लोगों को अपने लिए सीखना चाहिए, यानी कि जो आपको करना है या जो बच्चों से आपको करवाना है उसके लिए उन्हें रियल में एक एक्सपीरियंस देना चाहिए, रियल में बच्चे करके देखें जिससे उन्हें अनुभव मिले उस चीज़ का। एक शिक्षक एक अनुभव के माध्यम से छात्रों को शामिल करके सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है। अगर शिक्षक अगर बच्चों को अनुभव दे या कुछ करने के लिए दे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे साइंस अगर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, बच्चों को लेबोरेटरी में जाकर अगर उसका अनुभव दिया जाए प्रत्यक्ष में, तो बच्चे इस चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद करेंगे इस अनुभव को, और यही इनका अनुभव, यही इनका ज्ञान लंबे समय तक इनके साथ रहेगा, और जो कि इनके सीखने में एक सुविधा, एक करके जो सीखना है ये एक सुविधाजनक चीज़ है, उपकरण है बच्चों के लिए जो इन्हें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन वे उस अनुभव से छात्र के सीखने को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे अनुभव से सीखते हैं तो उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं शिक्षक, क्योंकि बच्चे जब एक बार करना सीख जाते हैं, ज्ञान निर्माण करना सीख जाते हैं, तो टीचर्स उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बच्चे अनियंत्रित तौर पे नए नए चीज़ों पर भी रिसर्च करके और नई नई चीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अनुभववादी तर्क देते हैं कि शिक्षार्थी कम लचीले और ग्रहणशील हो जाते हैं जब वे परिणाम स्वरूप डरते हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षकों को गैर खतरनाक सीखने के वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से अनुभव और प्रयोग कर सकते हैं। अनुभववादी तर्क देता है कि शिक्षार्थी कम लचीले हो जाते हैं, यानी कि वे बदलाव को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कम लचीले हो जाते हैं, और ग्रहणशील हो जाते हैं, मतलब कि सिर्फ हर चीज़ को ग्रहण करना, सिर्फ उनको सुनना है, समझना नहीं है कि सही है या गलत है। जब बच्चे अनुभव करते हैं तो उन्हें सही गलत की पहचान होती है, करके देखते हैं अगर जो चीज़, लेकिन सिर्फ सुनना है तो वे सिर्फ उसे ग्रहण करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है, उनके अंदर चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं, और इस वजह से
यह दृष्टिकोण शिक्षकों को गैर खतरनाक सीखने के वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि बच्चों के अंदर ऐसा वातावरण बना देता है कि जहाँ बच्चे प्रोत्साहित नहीं होते हैं सीखने के लिए, लेकिन जब बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं तो वो गैर खतरनाक होता है, खतरनाक नहीं होता है। बच्चे के अंदर प्रोत्साहन बढ़ता है कोई चीज़ सीखने में और उनके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। बच्चे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। समकालीन अनुभववादी इस बात में रुचि रखते हैं कि कैसे एक शिक्षार्थी की सगाई छोड़िए, यहाँ पे इंगेजमेंट है, सॉरी यहाँ पे इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का मतलब है कि जब बच्चे किसी काम में व्यस्त हों, ठीक है। शिक्षार्थी अगर किसी काम में व्यस्त हैं और नए कौशल या अवधारणाओं को परीक्षण उनके सीखने के माहौल को प्रभावित करता है, जो एक बड़ा फीडबैक लूप बनाता है जो इस दुनिया को आकार देता है जिसमें हम रहते हैं। तो जैसे समकालिक लोग हैं, एक ही काल में आए 1970, ठीक है, इस तरीके से सब 1970 में अगर आए हों तो ये समकालीन हुए। समकालीन अनुभववादी इस बात में रुचि रखते हैं कि कैसे एक शिक्षार्थी अपने काम में लगकर और नए कौशल को सीखता है, उसे समझता है, उसका परीक्षण करता है और इस सीखने के माहौल से वह प्रभावित होता है जो उसे एक बहुत बड़ा ऐसी तो चीज़ें सिखाता है जिससे कि उसके दुनिया का निर्माण होता है या फिर उस चीज़ को वो समझता है, अपनी उस दुनिया में समझता है जहाँ पर वह रहता है, जहाँ पर हम सब रहते हैं। तो उसके बाद अनुप्रयोग एक गतिशील फीडबैक लूप के रूप में सीखने की प्रक्रिया की अनुभववादी समझ अक्सर यह आकार देती है कि शिक्षक अपने पाठों की योजना कैसे बनाते हैं। तो जब अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग कैसे करना है, अनुप्रयोग तो इसका अनुप्रयोग ये होगा कि ये मदद करता है शिक्षकों की यह जानने में कि बच्चे अनुभव से कितने अच्छे तरीके से सीखते हैं। जब बच्चे कोई चीज़ करके सीखते हैं तभी उन्हें अनुभव आता है, प्रत्यक्ष में देखते हैं कोई चीज़ को तब उन्हें अनुभव आता है। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि ग्लोब, आपने कह दिया ग्लोब, लेकिन बच्चों ने कभी ग्लोब देखा ही ना हो तो उनके दिमाग में ग्लोब कैसे आएगा। इसलिए टीचर को ऐसी लेसन प्लान में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि आप उन्हें ग्लोब दिखा कर बता रहे हैं कि ये ग्लोब है, ठीक है। और उन्हें बताइए कि कैसे सर्च किए जाती हैं कंट्रीज़ को, उनकी कैपिटल्स को। तो इस वजह से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा अपने ज्ञान का निर्माण करने में और नए नए तरीके से वे अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से जब काम शुरू करेंगे टीचर्स तो अपने पाठ में इस चीज़ को भी बच्चों को अनुभव देने में ज़्यादा प्रयास करें और एप्लीकेशन यही है उसका। इस बीच कॉलेज अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप की पेशकश करते हैं और विदेशों में कार्यक्रमों का अध्ययन करते हैं और स्नातक स्कूल अक्सर व्यवहारिक अनुभवों को शामिल करते हैं जो छात्रों को अन्य पाठ्यक्रमों में सीखे गए कार्यों को लागू करने की अनुमति देते हैं। तो देखिए आप बड़े बड़े कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप में यह देखा गया है, जो भी विदेशों में कार्यक्रम होते हैं या स्नातक में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है व्यावहारिक अनुभव को शामिल करते हैं, ठीक है। उनका जो भी व्यावहारिक अनुभव है उसे शामिल करते हैं उनके पाठ्यक्रम में और उन्हें सीखने के लिए अनुमति देते हैं। जो भी उनका व्यावहारिक ज्ञान है उसे सीखने के लिए अनुभव देते हैं ताकि वह समाज में सही तरीके से सरवाइव कर सके या उनके अंदर वे स्किल्स डेवलप हों जिससे जो काम वे करने जा रहे हैं, जिस फील्ड को उन्होंने चुना है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और अच्छा लगा हो तो। और कोई डाउट या कोई भी आपके सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।